ये फर्स्ट ईयर की छात्राओं को इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचार, इसके अंतर्गत मनु पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मनु की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं राजकोष। राजकोष के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजकोष क्या है, जिसमें कि राज्य की समस्त सत्ता समस्त जो धन है वो वहाँ पर एकत्रित होता है। तो ये राजकोष जो है वो उसका काम क्या होता है, राजकोष क्यों रखा जाता है? क्योंकि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उनके संचालन सही प्रकार से हो सके और धन से राज्य की रक्षा भी की जा सके, संचालन हो सके, प्रजा का पोषण हो सके। अब इसमें राज्य का क्या कर्तव्य होता है? क्योंकि राजकोष का जो अध्यक्ष है वो कौन कहलाता है, कौन होता है? राजा होता है। तो राजा के क्या कर्तव्य हैं कि वह आय व्यय का निरीक्षण करे कि कितना धन आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो ये सारा निरीक्षण उसको प्रतिदिन करना होता है। दूसरा होता है कि कोष संचय, कि उसमें कोष में पर्याप्त उसमें धन होना चाहिए और उसके ये नहीं कि केवल एक बार एकत्रित हो गया और उसके बाद वो उसकी वृद्धि ना करे, उसमें एक वृद्धि भी करे कि किस प्रकार से उसमें वृद्धि की जा सके, उसमें पर्याप्त कोष होना चाहिए। राजकोष का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होना चाहिए प्रजापालन, ना कि स्वार्थ। उसमें किसी भी वर्ग या किसी एक व्यक्ति के इसमें स्वार्थ नहीं होने चाहिए, वरन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रजापालन। संग्रह का आधार क्या होना चाहिए? संग्रह का आधार है कि उचित कर की व्यवस्था लगानी चाहिए, उचित मात्रा में लगानी चाहिए। तो ये तो हमने देखा पहला राजकोष। अब आता है धन संग्रह का सिद्धांत कि धन संग्रह कैसे होगा, क्योंकि राजकोष में जो पैसा है वो सारा जो धन कहाँ से आएगा? धन संग्रह के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है सिद्धांत प्रजा रक्षण का सिद्धांत। जो धन एकत्रित किया जाए वो केवल प्रजा की रक्षा के लिए की जाए, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए या किसी एक क्षेत्र के लिए। तो इस प्रकार क्या है? प्रजा रक्षण का सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय योजना सिद्धांत, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए इसमें धन एकत्रित होना चाहिए। राज्य का विकास तभी होगा, उसमें सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सब किस में आएगा? राष्ट्रीय योजना के सिद्धांत में आएगा। फिर है लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत। लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत है क्योंकि कृषि, जैसे कि कई जो देश हैं पहले वो कृषि पर आधारित हैं या व्यापार पर आधारित हैं या कोई भी उद्योग धंधों पर हैं, तो उनसे जो उनको लाभ होता है उसके आधार पर ही उस लाभ के आधार पर ही कर लगाया जाना चाहिए, ना कि उसकी उत्पादन पर। फिर आते हैं व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत से तात्पर्य है कि कर इतना लगाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति आसानी से दे सके, उसे कोई कष्ट ना हो, वरन उसे दुख ही ना हो, वह खुशी खुशी उस कर को दे सके। फिर है पांचवा सिद्धांत है अधिक कर निषेध सिद्धांत। अधिक कर निषेध सिद्धांत का मतलब है कि इसमें ज़्यादा कर नहीं लगाना चाहिए, केवल एक सामान्य कर लगाए जाने चाहिए और इसमें प्रजा की समृद्धि का विनाश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि तो धन संग्रह का सिद्धांत होना चाहिए। मनु ने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर आता है तीसरी जो बात आती है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वो है धन संग्रह के साधन। अब धन संग्रह कहाँ से किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले आता है बलि अथवा भाग। बलि अथवा भाग का अर्थ है कि जो उन्होंने उत्पादन किया है उसका कितना भाग उसे त्याग करना चाहिए, यानी राज्य को दिया जाना चाहिए। जैसे किसान को अपने उत्पादन का छठा भाग जो है वो किसको दिया जाना चाहिए? राजकोष में दिया जाना चाहिए। फिर है उसे नगद नहीं लेना चाहिए, वरन वस्तु के रूप में ही उसे लेना चाहिए। तो ये तो है किसानों का छठा भाग जो है, किसान जो है अपना उत्पादन का छठा भाग उसमें दान करेंगे। फिर आता है शुल्क। शुल्क का अर्थ है कि जो इसके अंतर्गत कि जो व्यापारिक वस्तुएं जो व्यापार कर रहे हैं वो उन वस्तुओं पर शुल्क कर लगाया जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी उसका लाभ हुआ है उत्पादन से और बेचने से, तो उसके लाभ का 20वां भाग दिया जाना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम आधुनिक युग में चुंगी लगाई जाती है, जितना उत्पादन जा रहा है, जितना माल जा रहा है उसका चुंगी लगाई जाती है। फिर आता है तीसरा दंड अर्थदंड। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कोई झूठी गवाही दी है या कोई प्रतिज्ञा भंग कर दी है या कोई चोरी की है, खेती को हानि पहुंचाया है या न्यायालय द्वारा प्राप्त अर्थदंड, तो ये सब क्या है? अर्थदंड के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो न्यायालय द्वारा जो भी
दंड उपलब्ध लिया जाता है, ये सब कहाँ जमा होगा? राजकोष में जमा होगा। और इसका कार्य, इसका उद्देश्य है, यानी इस कर धन को जो खर्च किया जाएगा वो प्रजा कल्याण के कार्य के लिए किया जाएगा। तो ये तो हो गया अर्थदंड, जो आपने कोई गलत कार्य किया और उस पर निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय करेगा। फिर आता है चौथा इसके अंतर्गत अन्य कर। अन्य कर का मतलब है कि इन उपरोक्त तीनों के अलावा भी जो कुछ कर है, जैसे संतरण कर। संतरण कर कहलाता है जो नदी या नाले पार करने के लिए जो पुल बनाए जाते हैं या नौकाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर उससे जो टैक्स लिया, उससे जो किराया लिया जाता है या जो लाभ उसको प्रयोग करने से लिया जाता है वह टैक्स होता है। फिर ये तो होता है संतरण कर। फिर आता है पशु कर। पशु कर का मतलब है जो पशु रखते हैं, उसका व्यापार करते हैं, तो जो पशुओं का व्यापार करते हैं, तो उसका लाभ का जो भी उसके लाभ हुआ है उसका 50वां भाग उसे देना होता है। यानी उसने जितना खर्च किया है उनके पालन पोषण पर, और फिर जो उसका कट के और जितना उसको लाभ कमाया उसका 50वां भाग दिया। फिर आता है श्रमजीवी कर या शिल्पजीवी कर। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति काम करे, क्योंकि जो खेती जो मजदूरी कर कर काम कर रहा है, या जो शिल्पी है जो मूर्तियाँ बना रहा है या कोई वस्तुएं बना रहा है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसको एक दिन बिना वेतन के, बिना श्रम के, धन के रूप में वो बिना पैसे के वो कार्य करेगा। तो ये धन के रूप में नहीं वरन कार्य के रूप में वह अपना एक निःशुल्क सेवा करेगा। फिर आता है आकर कर। आकर कर होता है जो कि खानों और लवण की जितनी भी उत्पत्ति होती है उनके स्थानों पर कितना खाना का उत्पादन किया, खनन किया, उसके आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये उसकी उत्पत्ति के स्थान पे जहाँ पे खाने होती हैं और जहाँ लवण उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर ये टैक्स लगाया जाता है। तो ये तो था मनु के अनुसार अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम इसके जो मनु के हम विधि व्यवस्था, न्याय दंड व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है।